स्टूडेंट, मैं शिवानी भारद्वाज। आज मैं आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की संस्कृत के बारे में जानकारी देती हूँ। आपके जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं उनको मैं टॉपिक वाइज क्लियर करूँगी। आप लोग को आज मैं संस्कृत बताती हूँ कि संस्कृत कैसे शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। संस्कृत शब्द की उत्पत्ति सम, इसमें उपसर्गा क्र धातु है और कृत प्रत्यय है, जिसका अर्थ होता है शुद्ध और परिनिष्ठित परिमार्जित भाषा। ये हमारा संस्कृत है। अब संस्कृत को पढ़ने से पहले हमें ध्वनि पता होना चाहिए, वर्ण होना पता होना चाहिए। ध्वनि क्या है, जैसे कि आपके ब्लैक बोर्ड पे भी मैंने लिखा है, आप लोग देखिएगा। हमारे मुंह के अंदर जो वर्णों का उच्चारण स्थान है, मुंह के अंदर जैसे है कंठ मुंह के अंदर है, हमारा तालु है, मूर्धा है, दंत है, ये सब हमारा क्या है, मुंह के अंदर है। तो इनके से टकरा करके जो ध्वनि हमारी निकलती है वही उसी को हम ध्वनि या आवाज़ कहते हैं। देखिए आपका ब्लैक बोर्ड पर मैंने लिख दिया है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए हमारे मुंह के अंदर वर्णों का उच्चारण स्थान जैसे कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत इत्यादि से टकराकर जो प्राण वायु बाहर निकलती है वह ध्वनि या आवाज कहलाती है। अब हमारी वर्ण क्या है, ध्वनि की पहचान के लिए कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये विशेष चिन्ह ही हमारी वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, इसको हम अक्षर भी कह सकते हैं। अब हमारा अक्षर क्या है, अक्षर या वर्ण के हम समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला आपको पता चल गई होगी कि किसे कहते हैं। अक्षर या वर्ण के समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला हर एक भाषा की अपनी अपनी अलग ध्वनि चिन्ह होते हैं, अपनी अलग अलग वर्ण होते हैं। किसी में ज़्यादा वर्ण हो जाते हैं, किसी में कम वर्ण हो जाते हैं। और इन सब के लिए ध्वनि अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। देखिए आ का तो कोई ध्वनि चिन्ह नहीं होता है, बड़ा आ है उसमें मात्रा लगती है, वो उसका ध्वनि चिन्ह। छोटी ई है उसमें छोटी की मात्रा लगती है। ऐसे ही बड़ी ई है, ऐसे ही छोटा हूँ, ऐसा ही बड़ा हूँ। आज आपके जो चैप्टर है उसमें जो धातु है आपका कि धातु क्या है, बाकी सारे चैप्टर तो आपके इजी हैं, उनको मैं बाद में पढ़ाऊंगी। सबसे पहले मैं धातु पढ़ाऊंगी, क्योंकि बच्चों को संस्कृत से हिंदी बनाने में कठिनाई होती है, हिंदी से संस्कृत बनाने में कठिनाई होती है। जब तक बच्चों को ये नहीं आता है तब तक बच्चे कुछ नहीं समझ पाते हैं। उन्हें लिंग क्या है, संस्कृत में कितने लिंग हैं, कितने वचन हैं, ठीक है, इनके बारे में भी जानकारी होना जरूरी है। अब मैं इधर साइड में हट जाती हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आपने इसको अब नोट कर लिया होगा। संस्कृत वर्णमाला में हमारे 46 वर्ण होते हैं। इसमें 13 स्वर वर्ण होते हैं, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं जो हमारे 5 वर्गों में विभक्त होते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और हमारा ता वर्ग और पा वर्ग। इसमें का खा गा गाना, चा छा जा जवा, टा ठा दा दाना, ता था दा दाना और पा पा वावा माँ, ये हमारे 25 स्पर्श व्यंजन है। 4 हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं, सा सा शाह, और 4 हमारे अंतस व्यंजन होते हैं, यारा लागा। आप इन सभी व्यंजनों को आपस में आप मिलाकर देखेंगे तो इसमें हमारे 46 वर्ण बनेंगे। देखिए 13 हमारे स्वर वर्ण, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस व्यंजन और 4 हमारे ऊष्म व्यंजन। आपके 46 वर्ण हो रहे हैं। संस्कृत वर्णमाला में हमारे 46 वर्ण ही होते हैं। आ से अ तक के जो हमारे स्वर होते हैं वो हम अच स्वर कहते हैं, और का से लेके हा तक के जो होते हैं वो हमारे हल स्वर होते हैं। अब इसको और अधिक जानने के लिए हमें महेश्वर सूत्रों पर जाना होगा।
मेंस्ट्रुअल आपके थर्ड सेमेस्टर में है, प्रत्याहार मेंस्ट्रुअल, उसी से इसमें आप और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और जो हमारे स्वर होते हैं वो हमारे स्वतंत्र होते हैं, वो हमारे मुंह का जो उच्चारण स्थान होता है उससे वो नहीं टकराते हैं, वो स्वतंत्र रूप से निकलते हैं, वो हमारे स्वर होते हैं। स्वर हमारे ह्रस्व है, दीर्घ है और प्लव। ह्रस्व जिनको बोलने में कम समय लगता है, जिसको हम कहते हैं एक मात्रा, वो हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। और इनको हम संस्कृत में मूल स्वर भी कहते हैं। ये हमारे 5 होते हैं, आ ई उ ऋ और ल। दीर्घ स्वर हमारे 8 होते हैं, इनको हम बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ी ए और अ, ये हमारे 8 होते हैं। प्लटू जो हमारे दीर्घ स्वर होते हैं इनको बोलने में हमें दुगना समय लगता है, यानी कि ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। जो हमारा तीसरा स्वर है प्लट स्वर, उसको बोलने में दुगना समय लगता है, यानी कि ह्रस्व और दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगता है। जैसे आप ओम बोल करके देखिए, ओम जैसे हमने बोला तो इसमें तिगुना समय लगा। ये हमारा प्लट स्वर। सबसे पहले हम जानेंगे कि संस्कृत में कितने लिंग होते हैं, कितने वचन होते हैं। ठीक है, संस्कृत में 3 वचन होते हैं। एक वचन जिससे एक का बोध होता है, द्विवचन जिससे 2 का बोध होता है, बहुवचन जिससे बहुत सारों का बोध होता है। बोध मीन्स होता है हमारा ज्ञान या हमको पता चलता है। ये हमारे संस्कृत में 3 वचन हो गए। ठीक है, अब हमें संस्कृत में 3 जो आपके पुरुष हैं, जब आपको इन सब को का अच्छे से ज्ञान होगा तभी आप अच्छे से संस्कृत को जान पाओगे। सबसे पहले हमारा आएगा प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। दूसरा आएगा हमारा मध्यम पुरुष। तीसरा है हमारा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष यानी कि मैं, मध्यम पुरुष यानी कि तुम या आप। जो अन्य पुरुष है वो हमारा तीसरा व्यक्ति होता है, जैसे वह में स्त्रीलिंग भी होता है और पुल्लिंग में। जब स्त्रीलिंग की हम बात करते हैं तो हमारा सा बनता है। ठीक है, और जब हम पुल्लिंग की बात करते हैं तो हम सा का प्रयोग करते हैं। ये हमारा पुल्लिंग के लिए है और ये हमारा स्त्रीलिंग के लिए। ठीक है, जैसे इंग्लिश में ही शी इट दे, यू यो, यानी हिंदी में तुम तुम्हारा। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं ही
शी, इट, दे। और इसमें है मैं, इसमें आई, वी, मैं, हम, इसमें आ जाएगा मैं और। ठीक है, आपको समझ में आ गया। जब हम इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब हम आपको पहले हम धातु पढ़ेंगे, उसके बाद हम धातु रूप पढ़ेंगे। तो है क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब क्रिया क्या है? जो कुछ भी काम हम करते हैं वो हमारी क्रिया है। चलना, ठीक है, पढ़ना, खेलना, ये सब हमारी क्या है? क्रियाएं हैं। ये सब हमारी क्रियाएं हैं। अब इसके मूल रूप को, मूल क्या है? जैसे चलो, ये हमारा है उसका मूल रूप, इसको हम क्या कहेंगे? धातु। और ना हमारा क्या है? प्रत्यय। ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, संस्कृत में उपसर्ग है, प्रत्यय है, इन सब का भी आना आपका बहुत जरूरी है। जब आपको पूरी संस्कृत व्याकरण का ज्ञान होगा तभी आप हिंदी से संस्कृत बना पाएंगे और संस्कृत से हिंदी बना पाएंगे। लेकिन मैं आपको ये सब बारीकी से सिखाऊंगी कि किस प्रकार से संस्कृत से हिंदी बनाई जाएगी और हिंदी से संस्कृत बनाई जाएगी। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ये चलना, पढ़ना, खेलना, ये मूल रूप है। ये ना तो हमारा प्रत्यय है, ठीक है, तो मूल रूप हमारा क्या हो गया? चल, पढ़ और खेल। तो ये हमारा क्या हो गया? क्रिया का मूल रूप। इसको हम धातु कहते हैं। अब धातु रूप भी आपके बनाए जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको एक चार्ट बना देती हूँ, तो उससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि आप कैसे इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब आपने इस लाइन को बना लिया। अब आप इसमें देखिए, जो प्रथम पुरुष है इसमें आपका जो पुल्लिंग के लिए सा आएगा, स्त्रीलिंग के लिए सा में आपकी मात्रा आएगी, ठीक है। इसको इंग्लिश में ही शीट भी कहते हैं। मध्यम पुरुष में त्वम आएगा, उत्तम पुरुष में अहम आएगा। इसमें आएगा एक वचन में आएगा, ठीक है। और इसमें धातु है पठ और प्रत्यय है ति। अब द्विवचन में प्रथम पुरुष में आएगा तव, यानी कि दो। जैसे कि मैंने आपको बताया था, दो का ज्ञान, दो वस्तुओं का, दो व्यक्तियों का। ऐसे ही प्रथम पुरुष में बहुवचन में आएगा ते, यानी कि बहुत सारे, बहुत से लोगों को। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष में आएगा आपका एक वचन में त्वम, द्विवचन में युवा और बहुवचन में यूयम। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष में एक वचन में अहम, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम आएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो पठ, लिख, वम, ये सब हमारी क्या है? धातुएं हैं, ठीक है। ये सब हमारी धातु है। यहाँ पर हम जो धातु है इसमें हम लिख भी लिख सकते हैं, गम भी लिख सकते हैं। लेकिन आपके लट और लट दोनों लकारों में यही प्रत्यय रहेंगे, ठीक है। ये वर्तमान हो गया हमारा और ये हमारा हो गया भविष्य।
ये वर्तमान काल हो गया, ये हमारा हो गया भविष्य काल। भविष्य काल यानी कि वर्तमान जो चल रहा है, भविष्य जो आने वाला काल है, ये हमारा भविष्य काल हो गया। ठीक है, इसमें हमारे यही प्रत्यय रहेंगे। ये जो प्रत्यय है यही हमारे प्रत्यय रहेंगे। वर्तमान काल और भविष्य काल में हमारे यही प्रत्यय रहेंगे। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें हम कोई सी भी धातु लिख सकते हैं और लट और लट लकार में यही हमारे प्रत्यय रहेंगे। आपके सिलेबस में वर्तमान काल और भविष्य काल दो आपके इसमें है, लेकिन आपको मैं और भी पढ़ा दूंगी, हो सकता है कि पेपर में आ जाए। ठीक है, ये हमारा हो गया वर्तमान और भविष्य काल का। अब आपका आएगा अब मैं आपको बताती हूँ कि किस प्रकार से इसके वाक्य बनेंगे। ठीक है, अब इसमें मैं बनाती हूँ, वह जाता है। ठीक, वह दोनों जाते हैं। वे घर जाते हैं। वह जाता है। ठीक है, वह मैंने क्या बताया था, पुल्लिंग में। ठीक है, वह जाती है तो हमारा सा लगता, वह जाता है तो हमारा जाता है। मैंने जाता है हमारा क्या है, एक वचन है। ठीक है, ये हमारा एक वचन में है, ये हमारा द्विवचन में है और ये हमारा बहुवचन में। आपने इससे पहले जो मैंने आपको चार्ट बनाया था आपने बना लिया होगा, तो आप उससे देख करके बनाइए। ये हमारा एक वचन है, वह जाता है। वह क्या है हमारा, पुल्लिंग है। ठीक है, और पुल्लिंग है और ये अन्य पुरुष में है। पुल्लिंग में है, अन्य पुरुष में है। अन्य पुरुष या हमारा है प्रथम पुरुष। तो क्या होगा, सा जाने को क्या कहते हैं, बताइए, गच्छति। ये हमारा हो गया, जैसे मैंने अभी आपको बताए थे ना, प्रत्यय बताए थे कि कहा अंति। ठीक है, ये हमारे कौन से हैं, प्रथम पुरुष के, सी हा ह, आमी आवा और आमह। आमी आवा आमा, ये हमारा प्रथम पुरुष के है। ठीक है, ये मध्य पुरुष के हैं, ये हमारे उत्तम पुरुष के हैं। ठीक है, ये एक वचन के हैं, एक वचन के हैं, ये हमारे द्विवचन के हैं, ये हमारे बहुवचन के हैं। हमने आपको छोटा सा बना करके बता दिया। अब हम आपसे पूछ रहे हैं वह जाता है, तो वह हमारा क्या है, अन्य पुरुष में आ गया। तो अन्य पुरुष में वह है पुल्लिंग, तो हमने इसका प्रयोग किया सा। ठीक है, गच्छति, गच्छ मीन्स जाना होता है, गम्मा में
जाना होता है। तो इसका क्या होगा, गच्छति का क्या होगा, टी आ गया ना, ये वचन, वह जाता है, वह दोनों जाते हैं, द्विवचन। तो इसमें आएगा तव गच्छता, ठीक है। वे सब जाते हैं, तो ते साथ पढ़ाया था अभी। सा हमारा क्या है, एक वचन, त द्विवचन, त ते बहुवचन। अभी आपको चार्ट में मैं पूरा एक एक वर्ड क्लियर करा चुकी हूँ, ठीक है। ते क्या होगा, गच्छन्ति, ठीक है। आपको समझ में आया है क्या है? आपको चार्ट से समझना है तो चार्ट तो आपके पास है, आप उसे समझ लीजिएगा। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसको अभी मैंने आप ऐसे लिखा था, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अभी मैंने आपको ऐसे तो लिखा था, और ये भी बताया था, ये एक के लिए, ये दो के लिए, ठीक है, और ये बहुत सारों के लिए, बहुत सारों। अब आपको और अच्छे से समझिए। और इसमें मैंने इधर पुष्प और भी लिखे थे, ठीक है। आज इतनी ही क्लास। आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। आपकी कल क्लास का टॉपिक जो भूतकाल है लर्ण का, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि उसके रूप कैसे बनते हैं।